हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेके आई हूँ। मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। डीएनए क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए का कैसे हम उसका यूज करते हैं। दूसरा, जेनेटिक मटेरियल कौन कौन सा होता है। आरएनए का दुनिया कैसी होती है। जैसे डीएनए का वर्ल्ड होता है वैसे ही आरएनए की भी एक अपनी दुनिया होती है। रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जेनेटिक कोड, ऐसा भी कोई कोड होता है क्या। हाँ होता है, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर में। ट्रांसलेशन क्या है, कैसे हम जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो हम मेनली थंब लगा के देते हैं, जो हर इंसान का अपना पार्टिकुलर होता है। किसी भी दो इंसान का सेम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं हो सकता। तो ये सब मेनली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए क्या है, डीएनए, ठीक है। डी से क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो, ये हो जाएगा न्यूक्लिक, ये हो जाएगा एसिड। मतलब क्या, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दोनों तो सेम है नहीं। डीऑक्सी मतलब क्या होता है ना, जैसे आगे आप पढ़िएगा, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। राइबोज शुगर होता है, ठीक है, जो मेनली ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक OH होगा, हर पे एक OH होते हैं, ठीक है। यहाँ पर CH2OH, ठीक है, और यहाँ पे फास्फोट ज्वाइन होता है। ये मेनली क्या है, राइबोज शुगर है, ठीक है। तो सेकेंड कार्बन पे, जैसे ये 1 है, सेकेंड है, यहाँ पर से जो ये OH ग्रुप है वो हट जाता है। पहले का जो स्ट्रक्चर था वो था राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जब OH हट जाएगा सेकेंड ग्रुप से तो वो बन जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये स्ट्रक्चर क्या है, आगे धीरे धीरे सिंपल बनाएंगे। अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये समझ गए कि राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में क्या डिफरेंस है। यही मेनली दो न्यूक्लिक एसिड है जो हमारे लिविंग सिस्टम में पाया जाता है। तो डीएनए क्या है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कि हमारे से हमारे बच्चे में क्या जाएगा, ये डीएनए ही स्टोर रखता है, ठीक है। कभी कभी जो हमारा आरएनए है ना, वो भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। कुछ वायरस में, जैसे TMV, टोबैकोमोजिक वायरस, क्यूवी बैक्टीरियोफोज, इस सब में क्या होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। बाकी सब में, कुछ को छोड़ के बाकी सब में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो आरएनए कैसा काम करता है, मैसेंजर की तरह। ये क्या करता है, डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है, मैसेंजर की तरह काम करता है, ठीक है। और प्रोटीन बनाता है जो मेनली कोडिंग करता है जो हमारा बच्चा कैसा होगा इसके लिए, ठीक है। तो आरएनए का और भी क्या क्या वर्क हो सकता है। तो आरएनए अडेप्टर की तरह काम करता है, स्ट्रक्चर बनाने में काम करता है, और ये क्या करता है, इन द केस ऑफ कैटालाइटिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसलेशन क्या होता है, तो डीएनए से क्या होता है, आरएनए बनता है, ठीक है। आरएनए से बनता है प्रोटीन, इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए का बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जो जेनेटिक कोड इसको डिटरमाइन करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड प्रोटीन बनेगा, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। इसमें मेनली क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब हम क्या कर लिए, पूरा न्यूक्लियोटाइड जो भी प्रेजेंस है सबको समझ लिए। अब आपको लगता होगा ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, बस आने ही वाले हैं, ये सिर्फ अभी क्या है, बेसिक बता रही हूँ, उसके बाद पूरा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है।
चलिए आते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए क्या है? एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, लॉन्ग पॉलीमर, इसमें बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है बताती हूँ। अब जो हमारा डीएनए है ना, उसका अगर कोई लेंथ पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? ये आपको पता है क्या है? ये लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। तो हम अगर डीएनए का लेंथ जानेंगे तो जितना नंबर होगा न्यूक्लियोटाइड का उतना ही लेंथ होगा डीएनए का। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा रस्सी है तो वो बना हुआ है छोटे छोटे रस्सियों से, तो पूछेगा कि ये जो बड़ा रस्सी है क्या से बना हुआ है? तो छोटे रस्सी से बना हुआ है। वैसे ही ये डीएनए क्या है? लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, लॉन्ग पॉलीमर है। तो पूछेगा कि जो इसका लेंथ है वो किसके बराबर था? जितना न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उतना ही इसका लेंथ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे ही डिपेंड करता है लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक है, और जो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उसको कहते हैं बेस पेयर, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है उसी को कहेंगे बेस पेयर। ठीक है, तो सब ऑर्गेनिज्म में अलग अलग न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है इसमें बैक्टीरियोफेज, वो क्या है 5×174। इसमें कौन सा कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है? तो 5386। ये सब याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा है। अगर बैक्टीरियोफेज लैम्डा में पूछेगा तो कितना न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है तो हो जाएगा 48502। ई कोलाई में कितना है? 4.6×10⁶ बेस पेयर। और हमारा डीएनए, अगर कोई पूछेगा डीएनए में कितना बेस पेयर प्रेजेंट होता है तो 3.3×10⁹ बेस पेयर। ये याद रखिएगा क्या कि हमारे डीएनए में 3.3×10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये ह्यूमन जीनोम जब पढ़ेंगे ना तब ये डाटा आएगा वहाँ पे। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियोटाइड, अभी तक कितना बार बोल दी हूँ न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड होता कैसे है? तो इसमें मेनली 3 स्ट्रक्चर होते हैं। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 स्ट्रक्चर होता है। पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड में कंपोनेंट होता है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, ठीक है, और एक और क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। तो एक का करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में। तो नाइट्रोजनस बेस है उसका 2 फॉर्म होता है। ठीक है, क्या है? प्यूरीन और पायरीमिडीन। ठीक है, क्या क्या? प्यूरीन और पायरीमिडीन। अभी एक कोड बताती हूँ, इससे आपको दोनों के बीच के डिफरेंस एकदम अच्छा से याद रखिएगा। बस आपको एक टर्म याद रखना है, पूजा। क्या याद रखना है? पूजा। जब भी हम पूजा करते हैं तो किनका करते हैं? राम सीता, कृष्ण राधा, हमेशा 2 भगवान एक साथ आते हैं जिनको हम पूजा करते हैं। ठीक है, तो हमारा कोड क्या है? पूजा। PU से क्या हो जाएगा? प्यूरीन। प्यूरीन में मतलब कितने रिंग होते हैं? 2 रिंग होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? पायरीमिडीन में 1 रिंग वाला होता है, ये समझ में आ गया। अब तो आप कहिएगा ये G और ये A क्या है? तो G होता है ग्वानिसिन और A होता है एडिनोसिन। मतलब जो प्यूरीन है ना उसमें 2 कंपाउंड होता है, उसका सब ग्रुप, उसमें 2 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। एक है एडेनिन और एक है ग्वानिन। तो आपको कितना सिंपल याद हो गया? PUGA। जो प्यूरीन है वो डबल रिंग वाला है और उसमें कौन कौन सा पाया जाता है? एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, अब हमारा पायरीमिडीन आ गया। पायरीमिडीन में कौन कौन सा होता है? साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन। जो हमारा साइटोसिन है ना वो तो सब में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो यूरासिल है वो RNA में प्रेजेंट होता है और थायमीन DNA में प्रेजेंट होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो साइटोसिन है वो ऐसा पायरीमिडीन है जो DNA RNA दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब यूरासिल और थायमीन की बात आ जाएगी तो यूरासिल प्रेजेंट होता है RNA में और थायमीन प्रेजेंट होता है DNA में। तो हम थायमीन को दूसरा नाम लिख सकते हैं 5 मिथाइल यूरासिल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया?
अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ये अब क्या करेगा, पेंटोज शुगर से बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है, हमारा पेंटोज शुगर है जिसको हम क्या कहें, राइबोज। सब में क्या है, एक OH है, एक OH है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे OH है, DNA है ना, CH2OH है। ठीक है, तो हमारा जो नाइट्रोजिनस बेस है वो कहाँ पे अटैच होता है, पहला कार्बन पे। यहाँ पे नाइट्रोजन को हटा के क्या आ जाता है, नाइट्रोजिनस बेस आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये जो बॉन्डिंग होती है उसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, और इसको एक नाम दिया गया है न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियोसाइड। अगर कोई पूछेगा न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो शुगर, जो पेंटोज शुगर है प्लस नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब कोई कहेगा कि क्या है, ये कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा। अब न्यूक्लियोसाइड का अगर एग्जाम्पल बोलेगा तो जो एडेनिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन में, अगर RNA रहा तो। अगर DNA रहा तो हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। ग्वानिन है तो कन्वर्ट हो जाएगा ग्वानोसिन में, और लेकिन जब DNA हो जाएगा तो डीऑक्सी ग्वानोसिन। वैसे ही साइटोसिन है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइटिडीन में। मतलब कि नाइट्रोजिनस बेस का बाद में वो न्यूक्लियोसाइड में बन गया तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब जो ये फॉस्फेट ग्रुप है वो लिंक करता है 5' पे। ठीक है, और बनाता है फॉस्फोईस्टर लिंकेज। अब यहाँ पर समझिए तो समझ में आएगा। हाँ, सब कुछ पेंटोज शुगर में ही जुड़ता है। जैसे कि हमारा क्या है, पेंटोज शुगर है जिसको राइबोज भी कहते हैं। 1 पे क्या होता है, हमारा नाइट्रोजिनस जो ये बेस था वो ऐड होता है। सेकंड पे OH तो रहता ही नहीं है, थर्ड पे OH रहता है, और यहाँ पर क्या होता है, CH2OH। ये OH हट जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, फॉस्फेट आ जाता है। ठीक है, यही फॉस्फेट क्या पे बनाया, 5' पे। तो इसी को आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। मतलब न्यूक्लियोसाइड पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर। देखिए नाम से ही लग रहा है न्यूक्लियोसाइड। अब क्या है, न्यूक्लियोटाइड है तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस और शुगर के बीच में जो लिंकेज होता है उसको क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और फॉस्फेट और ये शुगर के बीच में जो लिंकेज होता है उसको फॉस्फोईस्टर लिंकेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए, दो न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे से जुड़ना है तो दो न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे जुड़ते हैं, तो पहला पे तो जुड़ जाता है नाइट्रोजन, पहला पे जुड़ गया नाइट्रोजन, जो 5th कार्बन होता है उस पर जुड़ गया फॉस्फेट। तो कौन सा बचा, एक यहाँ पर जो OH है वो बचता है। यही मेनली दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है उससे ये लिंकेज करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मेनली कहाँ कहाँ होता है। और ये जो लिंकेज होता है उसको क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और ये मेनली कहाँ कहाँ होता है, 3' to 5' होता है। ये समझ में आ गया। देखिए पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। ये क्या है, हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा पहला राइबोज शुगर है। ठीक है, ये राइबोज शुगर है, इसके पहले में क्या ऐड हुआ है, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, ये थर्ड में अभी OH है, ये 5th में क्या है, हमारा कार्बन था। कार्बन क्या है, मेनली फॉस्फेट को जोड़ता है। यहाँ तक आप समझ गए। ये हमारा जो फॉस्फेट है ये जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3rd नंबर पे OH है उससे जाके क्या बनाएगा, लिंकेज बनाएगा। और इसी लिंकेज को कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्यों, क्योंकि फॉस्फो क्यों आया, क्योंकि फॉस्फोरस दोनों में है। ठीक है, डाई स्तर क्यों आया, एक स्तर यहाँ पे बना और एक स्तर
यहाँ पे बना, ठीक है, इसलिए इसको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। फॉस्फोईस्टर लिंकेज कहाँ पे कहते हैं? जब इस कार्बन से सिर्फ एक फॉस्फोरस जुड़ता है और एक बॉन्ड बनता है तो इसको कहते हैं फॉस्फोईस्टर लिंकेज। लेकिन जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेगा तो यहाँ पर दो स्तर का लिंकेज बनेगा और एक फॉस्फोरस है, इसलिए इसको कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉस्फोईस्टर लिंकेज क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया। अब क्या है, जो ये राइबोज शुगर है वो मेनली कहाँ पर होता है? तो 3' जो फास्फेट है वो 5' पे ऐड होता है और ये जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ना रहे तो 3' पे जुड़ेगा। इसलिए जो हमारा ये बॉन्ड बनता है ना वो 5' to 3' बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में सब कुछ सेम होता है लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस होता है, जो राइबोज शुगर में सेकंड नंबर पे OH नहीं था वो OH प्रेजेंट होता है। इसीलिए आरएनए में जो पायरिमिडीन प्रेजेंट होता है उसको यूरासिल कहते हैं और जो डीएनए में पायरिमिडीन प्रेजेंट होता है उसको थायमीन कहते हैं। ठीक है, अब डीएनए का अगर पूछेगा कोई नेचर कैसा होता है तो ये एसिडिक नेचर होता है और इसमें मेनली नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज होता है और ये कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये दिया किसने कि डीएनए हमारा एसिडिक सब्सटेंस है? ये जो सबसे पहले दिया गया था वो थे फ्रेडरिच मिस्कर। कब दिए थे? 1869 में। और इसका क्या नाम रखे थे? डीएनए ही रखे थे? नहीं, वो सबसे पहले बोले थे न्यूक्लिन। क्या? न्यूक्लिन। ठीक है, लेकिन उसमें ज़्यादा हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था तो इतना फेमस नहीं हो पाया। फिर दोबारा 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मिलकर एक्सरे पे इसका क्या किया? डिफ्रैक्शन किया और दाता बनाए, फिर भी वो भी फेमस नहीं हुआ। उसी दाता को बाद में मौलिक ये क्या किए थे ना, जो जेम्स वाटसन क्रिक थे वो एक पहले ही साइंटिस्ट थे 1953 से पहले, मॉलिक विल्किन और रोजालिन फ्रैंकलिन। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारा डीएनए डबल हेलिक्स है, लेकिन उसमें हमारा इक्विपमेंट उतना प्रसिद्ध नहीं था। उसी को वाटसन ने और क्रिक ने दोबारा किया 1953 में और ये प्रूफ किया कि डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक साइंटिस्ट का नाम है इरविन कारगैफ। देखिए ये सब तो याद करना पड़ेगा साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, जो इरविन कारगैफ थे इन्होंने बताया कि डीएनए तो डबल स्ट्रैंडर है ही, उनमें जो एडेनिन और थायमीन होता है उसका जो रेशियो है वो क्या है? कांस्टेंट है। और जो ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशियो है वो भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का क्या मतलब है? 1 है। तो अब इससे क्या समझे? जो एडेनिन और थायमीन है इसका रेशियो 1 है। इसका मतलब जो एडेनिन है और जो थायमीन है वो दोनों बराबर है। जो ग्वानोसिन और जो साइटोसिन है ये दोनों बराबर हैं। मतलब जितना परसेंट ए होगा उतना परसेंट टी होगा और जितना परसेंट जी होगा उतना ही परसेंट सी होगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखते हैं बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग क्या है? एक यूनिक प्रॉपर्टी है किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। ये क्या करता है? ये डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, एक दूसरे जैसा। मतलब कि ये क्या करता है? दोनों को जैसे इधर से ए जुड़ रहा है, जैसे कि ये न्यूक्लियो क्या है हमारा? डीएनए है। डीएनए में 2 चेन, अगर इधर ए है तो इधर का बेस पेयर क्या होगा? टी होगा। ठीक है, तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो मेनली कॉम्प्लीमेंट्री में होने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड है इसमें से एक स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये अभी सब क्या कर रहा है? सिर्फ आपको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है ताकि आप सब जो जितने भी शब्द हैं वो आपको जाना पहचाना लगे। टेम्पलेट स्ट्रैंड कहने का क्या मतलब है? इसको टेम्पलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। मतलब इसी को देख देख के जो हमारा mRNA बनता है, जो मेनली मैसेंजर का काम करता है, वो टेम्पलेट को कॉपी करता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब क्या होता है? कॉपी करना, ऐसा स्ट्रैंड जिसका कॉपी हो रहा है।
तो डीएनए के एक स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नया डीएनए या कोई नया स्ट्रैंड का कॉपी करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई भी यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए देखते हैं साइलेंट फीचर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का क्या क्या साइलेंट फीचर है। तो सबसे पहले ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। ठीक है, इसमें कब जो बैकबोन होता है वो क्या होता है? शुगर फॉस्फेट होता है। याद रखिएगा, ये वाला बहुत ज़रूरी है। ऐसे देखने से क्या लग रहा है, जो हमारा बैकबोन है वो क्या है? शुगर है, लेकिन नहीं, बैकबोन होता है शुगर और फॉस्फेट, और बाद में क्या होता है, जो हमारा बेस है वो अंदर में आ जाता है। ठीक है, तो अगर पूछिएगा कि जो हमारा डीएनए है उसका बैकबोन क्या है, तो शुगर और फॉस्फेट है। और जो ये हमारा डीएनए है उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो एंटीपैरेलल है। मतलब अगर एक 5' to 3' हुआ तो दूसरा क्या होगा? 3' to 5' होगा। तो अगर कोई पूछिएगा हमारा डीएनए का प्रोबेबिलिटी कैसा होता है, तो एंटीपैरेलल, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। एक 5' to 3' स्ट्रैंड है तो दूसरा स्ट्रैंड 3' to 5' होगा। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो बेस एक दूसरे से पेयर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है। जैसे ए से टी दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सी और जी ये दोनों के बॉन्ड में जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ए और टी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ए और सी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? वही कह रहा है, जो एडेनिन है उसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, किसके साथ? थाइमीन के साथ। लेकिन ग्वानिन के साथ जो सी के साथ जो जी जुड़ता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही क्या करता है, एक दूसरे से जुड़कर हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो हमारा डीएनए है मेनली राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड दोनों होता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन क्या होता है? राइट हैंडेड फैशन में। ठीक है, ये जो हेलिक्स का पिच है, पिच याद रखिएगा, पिच कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर होता है। और एक हेलिक्स से जो मान लीजिए यहाँ से यहाँ इतने में कितना बेस पेयर होता है? तो 10 पेयर होता है। मतलब पहला से दूसरा तक जाते जाते कॉइलिंग में इसमें 10 पेयर होते हैं प्रत्येक हेलिक्स में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? और अगर कोई पूछेगा डिस्टेंस कितना होता है, तो हेलिक्स का पिच कितना था? 3.4। कितने बेस पेयर पूरे पाए जाते हैं? 10। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, अब ये आप जान गए जो हमारा डीएनए का बेस है वो कैसा होता है? डबल हेलिक्स का होता है और स्टेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, यही हमारा बेस पेयर है। बेस पेयर कहने का क्या मतलब है, जो नाइट्रोजिनस बेस है वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जैसे एडेनिन, थाइमीन, ग्वासिन, साइटोसिन। और ये जो एडेनिन और थाइमीन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब आते हैं सेंट्रल डोग्मा। अभी बताया था डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का बनना। डीएनए से डीएनए भी बनता है जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, और डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए ये न्यूक्लियस में होता है। डीएनए से आरएनए में अगर यूकैरियोट्स है तो न्यूक्लियस में होगा, अगर प्रोकैरियोट्स है तो कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ये चाहे यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब अगले वीडियो में हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स लेके आएंगे। हमारा डीएनए जो होता है ना उसका लेंथ 2.2 मीटर होता है, मतलब कि एक मकान से भी बड़ा, नहीं सॉरी एक इंसान से भी बड़ा। इतना बड़ा कैसे एक छोटे से न्यूक्लियस में आके पूरी तरह अरेंज हो जाता है, यही कहलाता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।